तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का लास्ट लेक्चर लेंगे और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, थोड़ा सा जो हमने 10th केस लिया था उसकी थोड़ा सा और समझ है, और फैराडे सेकंड लॉ है। ये हमारे को आज इस लेक्चर के अंदर कवर करना है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अंदर जो हमने एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा, सबसे पहले मैं एक बार हल्का सा उसे रिवाइज करवा देता हूं आपको। मैंने आप लोगों को यह बताया कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट इन ग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू M अपॉन NF IT। क्लियर। फिर मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मेट है ये अलग अलग तरीके से चलता है, यानी मैं ये कह दूं हमारे को W निकालना है, हो सकता है हमारे को I दे रखा हो, T दे रखा हो, लेकिन हो सकता है हमारे को Q दे रखा हो, तो फिर हम लोग इसी को ऐसे लिख देते हैं, दैट इज Q। ये दूसरा केस था। हो सकता है हमारे को नंबर ऑफ फैराडे दे रखे हो, तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ फैराडे। ये मैंने तीसरा केस बताया था। फिर मैंने कहा था हो सकता है हमारे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, ये लीजिए, ये फोर्थ केस था। और मैंने कहा था हो सकता है हमारे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो फिर हम लोग इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, दैट इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पांचवा केस था। तो जो पहले 5 केस थे वो तो यहां IT अपॉन F के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे। बेसिकली पहले 5 केस तो ऐसे ही चल रहे थे सारे के सारे, ठीक है। फिर उसके बाद छठे केस में मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आपको बताया था। छठा केस क्या था कि जो भी हमारे को मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो मोल्स कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। और मोल्स अगर कैलकुलेट करना है उस सब्सटेंस का जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है IT अपॉन NF। ये नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन थी। फिर मैंने कहा था अगर कई प्रकार के सेल एक सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोड्स पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, एक्चुअली उसका जो मोल का रेशो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था। यही अपने छठे केस के अंदर था। और फिर मैंने कहा था उनका मोलर रेशो N1 रेशो N2 रेशो N3 जो होता है वो इस N के रेशो के अंदर होता है। ये लीजिए, ये मैंने आपसे बात करी थी और मैंने इन सबको कहा था ये केस 6 था जो हमारे बीच में डिस्कस हुआ था। फिर मैंने केस 7 की बात की थी। केस 7 के अंदर मैंने क्या बोला था कि मोल कैलकुलेट ना करके किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यानी VL अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था दैट इज द नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला था, ये लीजिए। और मैंने कहा था मोल को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूं, ये लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू द IT अपॉन NF, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ये लीजिए, यहां पर इससे हम इलेक्ट्रोड के ऊपर जो भी गैस लिबरेट होने वाली है उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते थे। ऐसा ही करते थे हम लोग। फिर मैंने कहा था चूंकि अगर कई प्रकार के सेल वही अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं और वाया वन बैटरी ओनली, तो उस वक्त IT अपॉन F जो है वो कांस्टेंट होगा। तो फिर जो भी गैसेस के वॉल्यूम लिबरेट हो रहे हैं वो इस N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे। यानी जो वॉल्यूम का रेशो होने वाला था, वॉल्यूम का जो रेशो होने वाला था वो उन गैसेस के N के इस रेशो के इक्वल होता है। 1 अपॉन N1 रेशो 1 अपॉन N2 रेशो 1 अपॉन N3। इसको मैं
केस 7 कह रहा था। ये क्या हो गया था हमारा केस 7, ये हमने केस 7 में पढ़ा था, यानी वॉल्यूम की कैलकुलेशन, ये हमारा केस 7 था। केस 7 के बाद फिर मैंने आप लोगों से केस 8 डिस्कस किया था, जिसमें हम पूरी तरह से सॉल्यूशन में उतर चुके थे। और केस 7 जो था, केस 7 के बाद है ना, मैंने जो केस 8 लिया था, केस 8 में हम पूरी तरह से सॉल्यूशन में उतर चुके थे। हमने पूरा माइनर से माइनर चीज को भी कवर किया था। और वो केस 8 क्या था, हमारा सारा फोकस इस IT अपॉन F पे होता था। मैंने कहा था इस IT अपॉन F का मतलब Q अपॉन F तो होता ही है, इस IT अपॉन F का मतलब और क्या होता है, इस IT अपॉन F का मतलब होता है, इस IT अपॉन F का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन अवोगाद्रो इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, इस IT अपॉन F का मतलब होता है दैट इज द नंबर ऑफ फैराडे। ये लीजिए, इस IT अपॉन F का मतलब होता था दैट इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, और इस IT अपॉन F का मतलब W के सेंस में भी था, मोल के सेंस में भी था, और वॉल्यूम के सेंस में भी था। अगर मैं मोल के सेंस में बात करता हूं तो बताइए, मोल मतलब ग्राम के सेंस में बात करता हूं तो वो क्या था, दैट इज द W इंटू N अपॉन कैपिटल M। अगर मैं मोल के सेंस में बात करता हूं तो N इंटू N, और अगर मैं वॉल्यूम के सेंस में बात करता हूं तो VL इंटू N अपॉन 22.4 लीटर। ये लीजिए, ये हमारा IT अपॉन F को इक्वल हमने इस तरीके से किया था। और मैंने ये कहा था कि हमसे इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी का भी अगर अमाउंट गिवन है, अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर किसी भी स्पीशीज का अगर हमारे पास अमाउंट गिवन है, करेक्ट, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, किसी भी स्पीशीज का यदि अमाउंट गिवन है तो हम ऐसे स्थिति के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर इधर W दिया हुआ है तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर अमाउंट किसी भी फॉर्मेट में दिया है तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं ये अमाउंट निकाल सकता हूं, चाहे मुझे ग्राम में निकालना पड़े, चाहे मुझे वॉल्यूम में निकालना पड़े, चाहे मुझे मोल्स वगैरह में निकालना पड़े। ये हमारा जो था वो केस 8 था। ये क्या था, केस 8 था। फिर हम लोग केस 9 में आ रहे थे। केस 9 में हमने क्या किया था, हमने ये कहा था किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना पड़े फॉर 1, या मैं लिख दूं फॉर x ग्राम इक्विवेलेंट, अगर लीजिए फॉर x ग्राम इक्विवेलेंट अगर मुझे सब्सटेंस डिपॉजिट करना है तो मुझे x फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। x ग्राम इक्विवेलेंट के लिए x फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ये केस 9 था, जिसको हमने किससे लिंक किया था कि ये जो IT अपॉन F है, ये लीजिए, ये IT अपॉन F जो है, करेक्ट है। देखो मैंने क्या कहा था, ये जो IT अपॉन F है ये किसके इक्वल था, IT अपॉन F इक्वल्स था W इंटू N अपॉन M के इक्वल था। मैं इस स्मॉल n को अगर मैं नीचे की तरफ लिख लूं कैपिटल M के तो ये ऐसे लिखा जा रहा था, याद करो। फिर ये मोलर मास अपॉन X फैक्टर क्या हो जाता था, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ये लीजिए W अपॉन E इक्वल्स टू क्या हो जाता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये लीजिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। ये हमारा केस 9 था, यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर मुझे x ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने हैं तो मेरे को x फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ये अपना केस 9 था। और फिर फाइनली हमने आखिर के अंदर क्या करा था भैया, केस 10, जिसमें मैंने कहा था बस केस 10 को समझ जाना, क्योंकि इसको समझते वक्त कई बार रायता फैल जाता है, और कल अपन ने उस रायते को नहीं फैलने दिया था, ठीक है ना, और आज हमारे को फैलने नहीं देना है। समझना अच्छी तरीके से। केस 10 क्या था, केस 10 था फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये लीजिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू n फैराडे रिक्वायर्ड। ये लीजिए, अगर 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करना है तो हमें n फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है, जहां n फैराडे का मतलब क्या है, हम कहते हैं इट रिक्वायर्ड
n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज के अंदर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन में एक मोल सब्सटेंस की डिपोजिशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं दिए जाते हैं वो इस n मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा केस 10 था। ये हमने पिछली क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, चलिए उदाहरण देखो एक बार आप इसको। अब देखिए, अब मैं इस 10th पॉइंट को जो 10th केस था उसको और 9th केस को और इधर उधर की चीजों को एक बार और आपसे डिस्कस करता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। देखो, सपोज मैंने मोल्टन एल्यूमिनियम सल्फेट लिया। हमने क्या लिया? हमने मोल्टन एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, ये लीजिए। और मैं इस मोल्टन एल्यूमिनियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूं। आप समझना बहुत ध्यान से, ताकि हमारे को केस 9 केस 10 इसमें डिफरेंस पता लग जाए। मेरे को क्या चाहिए? मैंने इस मोल्टन एल्यूमिनियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, ये लीजिए, हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, ये लीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमारे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम चाहिए टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ये लीजिए, हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। ठीक है, क्या करना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है, मतलब ऑब्टेन करना है। तो बताइए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो मैंने आपको बता रखा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1 फैराडे ही होता है। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारे को 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है, तो टू ऑब्टेन, ये लीजिए, 1 मोल एल्यूमिनियम। अगर हमें ये ऑब्टेन करना है तो बताइए कितनी फैराडे चाहिए? तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे को 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है तो इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर कितने मोल फैराडे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे को। तो एल्यूमिनियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तब आपको एल्यूमिनियम मिलता है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। क्लियर? ये इसके अंदर फर्क है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि बताइए अगर इस मोल्टन एल्यूमिनियम सल्फेट का मैं कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं, ये लीजिए, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लीजिए, अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट का 1 मोल लूं और उस 1 मोल का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं और गिव्स एल्यूमिनियम, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम, तो बताइए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी? तो याद रखना अब के एल्यूमिनियम कितना मिला डजंट मैटर। अब के मैटर करता है एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है, क्योंकि उसका पूरे का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। फर्क है, देखो, एक था 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम चाहिए 1 फैराडे, 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट से 3 फैराडे, और अब कह रहा हूं 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट पूरे का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो और एल्यूमिनियम बना दो पूरे का, तो फिर 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 मोल एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट है। अरे मैंने क्या बोला? इसके 1 मोल में अगर इसका 1 मोल लेता हूं तो इसके 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में
2 मोल एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट होंगे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तब जाके 2 मोल एल्यूमिनियम आपको यहां मिलेंगे। तो आपको यहां ये कितना मिला है डजंट मैटर, एक्चुअली इसका पूरे का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी रिडक्शन करवाना था, उसके लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। तो बात की जाएगी यहां कि हमारे को 6 फैराडे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो यहां बोलना पड़ेगा 6 फैराडे। तो 3 बातें बोली मैंने। क्या बोली? हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी चाहिए 1 फैराडे, मुझे 1 मोल सब्सटेंस किसी का भी चाहिए n फैराडे, और मेरे को ये सब्सटेंस दिया है कोई भी, और इसका पूरे का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। बस इतना याद रखना, इस पूरे का करवाना है। ये पूरा वेरिएबल होता है। हो सकता है आपको बोल दे 1 मोल का पूरे का करवाना है, हो सकता है 2 मोल का पूरे का करवाना है, हो सकता है 100 मोल का पूरे का करवाना है, हो सकता है कह दे टैंक भर के पूरे का करवाना है, टंकी भर के पूरे का करवाना है, राइट, पूरा ट्रक भरा हुआ है। तो ये ध्यान रखना वो अमाउंट वेरिएबल है। मैं यहां पर 1 मोल ना कह देता 2 मोल, मैं कह देता 0.1 मोल, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल होते रहते हैं आंसर। लेकिन याद रहे, अगर मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए 1 फैराडे, 1 मोल ही चाहिए n फैराडे, लेकिन मुझे कुछ दिया हुआ है और कहा गया इसका पूरे का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के ये बनाया गया, तो फिर वो जितना भी दिया गया है उसमें पूरा जितना भी फैराडे चाहिए वो पूरा काम आएगा। ये ध्यान रखना। अब मैं इसी के लिए, इसी चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए और आपको बेटर समझ में आए उसके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं। आओ हम इसमें नए नए एग्जांपल्स बनाएंगे, बस आप देखो, ताकि आपको एक तो ग्राम इक्विवेलेंट, मोल और अमाउंट गिवन, इन तीनों में फर्क समझ में आ जाए। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या किया, H2O लिया, H2O। लो भैया, H2O से बढ़िया और क्या चीज होगी, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया। क्या करवाया गया? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली मैं H2 भी ऑब्टेन कर सकता हूं, मैं O2 भी ऑब्टेन कर सकता हूं। देखना पड़ेगा हमसे एक्चुअली रीजनिंग में पूछा क्या गया है। तो देखो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, एक एक चीज को जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमने 1 या कह दूं 2 ऑब्टेन to obtain 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। बताइए कितने फैराडे? टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, बताइए कितने फैराडे? टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ O2, आपको बताना है कितने फैराडे। मैं आपसे कहूं टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ H2, ये लीजिए आपको बताना है कितने फैराडे। फिर मैंने कहा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 10 मोल ऑफ H2O टू गिव O2, आपको बताना है कितने फैराडे। अगर मैं आपसे कहूं कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
90 ग्राम ऑफ H2O टू गिव H2, आपको बताना है कितने फैराडे। तो आपने देखा हर तरह का सवाल आ गया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, कितने फैराडे, 1 मोल चाहिए, कितने फैराडे, और कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गिवन अमाउंट टू गिव दिस, तो बताइए कितने फैराडे। ऐसी चीजें हमारे को सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आओ मैं इसको सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, फिर अगला सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है। अगला सवाल आप करेंगे, ये सवाल मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग समझेंगे इसे ध्यान से। देखिए अगर हमारे को वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से चाहे H2 लेनी हो चाहे O2 लेनी हो, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए तो याद रहे यहां बोलना पड़ेगा 1 फैराडे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 चाहिए, बोलना पड़ेगा 1 फैराडे। लेकिन अगर 1 मोल O2 चाहिए तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन याद करो, 1 मोल O2 अगर चाहिए तो 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। 2 मोल वाटर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तब जाके 1 मोल O2 आता है। तो यहां 4 फैराडे। और हमें पता है 1 मोल H2 अगर चाहिए तो 1 मोल वाटर ही आता है जिसका रिडक्शन हो जाता है और 1 मोल H2 मिल जाती है, यहां 2 फैराडे। ये चीजें हम समझते हैं, लेकिन अब हमारे को इस सवाल और इस सवाल में कुछ अलग तरीके से सवाल दिया है, कुछ अलग तरीके से डेटा दिया गया है। अब के हमारे को दिया गया है कि अगर ये अमाउंट गिवन है, अगर ये अमाउंट गिवन है कि बताइए इतने मोल H2O का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया गया है, इतने ग्राम वाटर का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया गया है, तो बताइए कितना फैराडे हमें रिक्वायर्ड होगा। तो क्या दे रखा है इसके लिए, हमें दे रखा है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 10 मोल ऑफ H2O टू गिव O2, राइट। तो आप याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हम H2O की इक्वेशन लिखते थे तो ये लिखा जाता था 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन होता था और क्या मिलती थी, O2 मिलती थी, राइट। और क्या मिलते थे, 4H+ मिलते थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलते थे। याद करिए आपको 1 मोल O2 लेना था ना, तो 2 मोल वाटर से आपको O2 मिलती थी। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 मोल वाटर जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जब 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये इक्वेशन हम पढ़कर आए हैं, तब 4 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी 4 फैराडे बाहर निकलता है। इसका मतलब 4 फैराडे चाहिए होता है हमारे को 2 मोल वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए। इसका मतलब समझे कि 2 मोल के लिए 4 फैराडे। तो बताइए 10 मोल के लिए कितने फैराडे, तो ऑब्वियसली 10 मोल के लिए 20 फैराडे, यानी पर 2 मोल 4 फैराडे, या कह दूं पर मोल 2 फैराडे अगर चाहिए तो 10 मोल के लिए 20 फैराडे, यानी यहां 20 फैराडे यूज में आएगा। कितना फैराडे यूज में आएगा, 20 फैराडे। अब आप देखो यहां पर दे रखा है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस of 90 ग्राम of H2O. What is the meaning of the 90 ग्राम? इस 90 ग्राम का एग्जैक्टली मतलब क्या है, हमारे को ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यार 90 ग्राम दिया है, इसका मतलब 5 मोल वाटर ही तो दिया है। What is the meaning of the 90 ग्राम? अरे हमें इसका मोल निकालना है, तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो 90 ग्राम को 18 ग्राम से डिवाइड करूंगा तो 5 मोल ही हो गया ना। तो एक्चुअली इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया 5 मोल H2O। इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअली 5 मोल H2O, दैट मीन्स हमें 5 मोल H2O का रिडक्शन करवाना है। तो बहुत सिंपल है, याद करो रिडक्शन की इक्वेशन ये थी, ये H2O था, याद करो क्या लेते थे हम लोग, H2O लेते थे। आगे बात समझ में यहाँ पे क्लियर है। और H2O लेके इसका क्या करवाते थे, रिडक्शन। आई बात समझ में। और रिडक्शन से हमारे को क्या मिल जाती थी, हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही कुछ होता था। आ रही है बात समझ में, हाँ भाई। तो हम क्या लिखते थे यहां पर, हम यहां पर क्या लिखते थे, हम यहां पर H2O का रिडक्शन करवाते थे, और H2O का जब रिडक्शन करवाते थे तो हमारे को मिल जाती थी हाइड्रोजन गैस। तो हम ऐसे लिखते थे यहां पर कि 2 मोल ऑफ H2O, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमारे को, और यहां से हमारे को मिल गया H2 गैस, ले लीजिए, और ये 2OH माइनस। ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन होता था,
रिडक्शन का। करेक्ट। तो आप देखिए कि जब भी कभी मैं यहां पर H2O का रिडक्शन करवा रहा हूं, जब भी कभी मैं H2O का रिडक्शन करवा रहा हूं, तो या फिर मैं ऐसे कह दूं सिंपल, हम ये कह देते थे H2O की रिडक्शन के लिए सिंपल ये कह देते थे कि 2H प्लस होती है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ये लीजिए, और हमारे को H2 गैस मिल जाती है। सिंपल हम ये कह देते हैं। करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया वाटर के 1 मोल के लिए पर मोल ऑफ वाटर हमारे को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो बताइए 5 मोल ऑफ H2O अगर है तो बोलिए यहां पर हमें कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी? 5 मोल्स ऑफ H2O के रिडक्शन के लिए हम लोग ये कहेंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1 मोल वाटर H2O से H2 लेनी है हमारे को, तो बताइए 1 मोल वाटर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, ऑक्सीडेशन होता है तो भी 2 ही मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, रिडक्शन होगा तो भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही लेगा। देख लो, अगर मैं 2 मोल से 4 मोल इलेक्ट्रॉन चलाता हूं तो पर मोल वाटर लेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही ना। तो पर मोल वाटर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, चाहे ऑक्सीडेशन कराओ चाहे रिडक्शन करवाओ। हाँ, इतना याद रखना कि पर मोल H2 आराम से 1 मोल वाटर से मिल जाएगी, लेकिन O2 जब चाहिए तो हमारे को 2 मोल वाटर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हाँ, पर मोल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं फॉर पर मोल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको यहां पर क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। तो 1 मोल वाटर का जैसे आपने रिडक्शन करवाया, राइट, तो उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, लेकिन आपको तो 5 मोल का कंप्लीट का करवाना है ना। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 10 फैराडे। ये लीजिए, ये बात हुई आप लोगों के जब अमाउंट गिवन है तब आपको क्या करना है। तो ये चीज आपको मुझे और सिखानी थी। अब तक हमें क्या पता था? अब तक हमें पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 1 फैराडे, 1 मोल चाहिए n फैराडे। और अगर अमाउंट गिवन है कि लो भैया इस टंकी भर सब्सटेंस का आपने करवाना इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कितना फैराडे? तो याद रखना टंकी भर फैराडे, और वो टंकी भर वेरिएबल अमाउंट होता है। तो 3 केस बन गए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 1 फैराडे, 1 मोल चाहिए n फैराडे, टंकी भर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो टंकी भर फैराडे। याद रखना ये सब टंकी भर था, टंकी भर फैराडे, ये भी टंकी भर था, टंकी भर फैराडे। ये टंकी भर अमाउंट वेरिएबल हो सकता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। मैं कह देता यहां पर नहीं 10 मोल नहीं 5 मोल, 5 मोल नहीं 50 मोल, 50 मोल नहीं 100 मोल का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, 1000 ग्राम का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो ये अमाउंट अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फैराडे भी चेंज होगा। करेक्ट। तो इस तरीके के सवाल हमारे को देखने आने चाहिए। ये चीजें माइनर चीजें हैं, हमारी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। उतारो। अब आप देखिएगा, अब मैं आप लोगों को एक रीजनिंग देता हूं, वो आपको सॉल्व करनी है। फटाफट आप सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, एक परमैग्नेट आयन लिया, ये लीजिए, दिस वन इज द परमैग्नेट आयन। ठीक है। ऑब्वियसली इस परमैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से मैं इससे क्या ले रहा हूं और कितना ले रहा हूं, ये जरा आप देखें। मेरे को चाहिए इससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीज +2। आपको बताना है कितने फैराडे। मेरे को इससे चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट MnO2। बताना है आपको कितने फैराडे। मुझे इससे चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीज। आपको बताना है कितने फैराडे। मुझे इससे चाहिए 1 मोल मैग्नीज। आपको बताना है कितने फैराडे। मुझे इससे चाहिए 1 मोल MnO2। आपको बताना है कितने फैराडे। मैंने कहा इस परमैग्नेट आयन का हमने करवाया
कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 mole of permanganate to give 1 mole of permanganate to give MnO2। या मैं 1 मोल ना लेके 0.1 मोल लेता हूं, ये लीजिए। अब मैं कह रहा हूं कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 10 मोल ऑफ परमैंगनेट टू गिव मैग्नीज। ये लीजिए, आपको बताना है कितने फैराडे। ये लीजिए, यहां मैंने लिया कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ परमैंगनेट टू गिव Mn+2। आपको बताना है कितने फैराडे। ये लीजिए, इस तरीके के अगर हमारे को ऐसे छोटी छोटी रीजनिंग सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए, काफी लोगों ने कर लिए हैं ये सवाल। चलिए आंसर मैच कीजिए अब आप लोग। देखो, देखिए, अगर हमारे को किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन करना है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे को पता है। तो हम ये कहेंगे यहां 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर MnO2 भी चाहिए तब भी 1 फैराडे, ये लीजिए। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि मैग्नीज भी चाहिए तब भी 1 फैराडे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी चाहिए 1 फैराडे। क्लियर। और अगर किसी का भी 1 मोल चाहिए तो फिर हमें चाहिए होती है n फैराडे। लेकिन ये n वेरिएबल है, बिकॉज n रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। क्लियर। तो बताइए, अगर मुझे 1 मोल MnO2 चाहिए तो 1 मोल MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो +7 से +4 अगर आप आ रहे हो तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी यहां आप लिखोगे 3 फैराडे। आपको चाहिए 1 मोल मैग्नीज। 1 मोल मैग्नीज मतलब मैग्नीज 0 पे आना है, +7 से 0 पे आना है, तो फिर ये 7 फैराडे हो गया। कितना हो गया ये? 7 फैराडे। ये लीजिए, ये पहले वाले ये 5 मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। अब हमारे को इधर वाले जो सवाल दिए हैं वो दिए हैं कुछ टंकी भर के अमाउंट, और जब टंकी भर के अमाउंट दिया गया है और उसका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, कुछ बनाना है, तो फिर टंकी भर के फैराडे। और ये चीज वेरिएबल है, बिकॉज ये जो अमाउंट गिवन है ये कुछ भी हो सकता है। तो बताइए क्या दिया है? कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 0.1 मोल ऑफ परमैंगनेट, और देना क्या है? MnO2। तो सुनो, आपको Mn+7 से Mn+4 बनाना है, और इसका एक्चुअली 0.1 मोल ही गिवन है, केवल 0.1 मोल गिवन है। तो बताओ, +7 से +4 बनाना है, तो बताइए +3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल होता तो ये 3 मोल चाहिए, और अगर ये 0.1 है तो ये 0.3 मोल चाहिए, यानी इसका आंसर आएगा 0.3 फैराडे। क्या आंसर आएगा? 0.3 फैराडे। अगर 1 मोल होता तो 3 फैराडे, और 0.1 मोल है तो 0.3 फैराडे। यहां पर चार्ज चाहिए। आगे देखिएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
10 मोल ऑफ परमैंगनेट टू गिव मैग्नीज। अब आप सोचो यार, ये आपके पास गिवन है मैग्नीज +7 और इसने 7 मोल इलेक्ट्रॉन लिए और बना दिया मैग्नीज। क्या बना दिया? मैग्नीज। ये लीजिए। तो बताइए इसके 1 मोल को 7 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके 1 मोल को। आई बात समझ में? यानी 7 फैराडे, 7 मोल इलेक्ट्रॉन। आपने तो परमैंगनेट का 10 मोल का कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के और मैग्नीज बनाना है। तो बताइए कितनी फैराडे? यहां अगर इसका 10 मोल अगर हमारे को चाहिए तो फिर यहां पर आपको 70 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 70 फैराडे की नीड होगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आ गई मेरी बात समझ में? यानी यहां पर आपको बोलना पड़ेगा 70 फैराडे। और अगर यहां आप आखिरी सवाल को देखें तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस of 0.01 मोल ऑफ परमैंगनेट टू गिव Mn+2। तो बताइए Mn+7 से Mn+2 बनाना है तो ये आपको 5 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको। तो इसके 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ये मैग्नीज +2 बनेगी। लेकिन यार यहां 1 मोल थोड़ी दिया है इसका परमैंगनेट का, 0.01 मोल दिया है। और अगर इसका 0.01 मोल ही दिया है, 0.01 मोल इसका दिया है, तो ये 0.01 इंटू 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही है भाई? पर मोल 5.01 के लिए 0.01 इंटू 5 यानी 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे को चाहिए। कितने चाहिए? यहां 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे को चाहिए। यही मतलब हो गया। अगर आपको इसका 0.01 मोल दे रखा है तो बताइए इसका भी आपको 0.01 मोल ही मिलेगा। और यहां इसमें क्या देने पड़ेंगे? 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो बताइए कितना फैराडे हो गया? 0.05 फैराडे हो गया। ये लीजिए, ये हमारे को ऐसे सॉल्व करना था। तो आपने देखा कि जो भी अमाउंट गिवन है और कहा जाता है इसका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, वो गिवन अमाउंट कुछ भी हो सकता है और इसीलिए उसका कितना भी फैराडे आ सकता है। ये आप हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा। और बाकी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलना है, 1 मोल लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़े आसान से सवाल हैं, इनमें थोड़ा दिमाग हमारे को लगाना होता है। आज के लेक्चर में लास्ट में मैं इसी पर बेस्ड आपको सवाल दूंगा। बहुत गजब का सवाल है, अगर वो कर लिया तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मानकर चलना। राइट, लास्ट में दूंगा अब मैं इस पर सवाल। तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है, पूरा क्लियर कर दिया है। अब मैं जो आप लोगों को फैराडे फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया, उसके 10 केसेस पढ़ाए, उन्हीं को यूज में लेते हुए एक सवाल लेता हूं जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने पूछ रखी है। और वो सवाल है, देखिए आपके सामने है कि मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद करंट ऑफ 0.5 एम्पियर टू प्रोड्यूस्ड 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होके हमारे को कितने ग्राम एल्यूमिनियम मिल गया? 27 ग्राम एल्यूमिनियम हमारे को मिल गया। उसके बाद ये छोटे 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 सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं कि बताइए हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, बताइए हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, हाउ मेनी फैराडे आर यूज्ड, हाउ लॉन्ग डिड करंट पास। और अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम वहां मिल रहा है देन हाउ मेनी लीटर ऑफ Cl2 विल लिबरेट, कितना लीटर Cl2 लिबरेट हुआ है। ऐसे कुछ सवाल हमें ये करने हैं। तो देखिए मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करके बताता हूं, एक एक सवाल इसके अंदर लेता हूं। सबसे पहले मैं हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड की बात करता हूं। तो मैं यहां एक एक सवाल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, हमारे को पता है अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं एल्यूमिनियम के, तो पहला सवाल है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने मिले। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू द मास इन ग्राम एंड दैट इज डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास
ऑफ एल्यूमिनियम। तो बताइए राइट नाउ एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो देखिएगा इधर देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम बन रहा है, देन व्हाट इज एक्स फैक्टर, एल्यूमिनियम +3 आयन है यहां, और एल्यूमिनियम +3 आयन से एल्यूमिनियम बन रहा है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ इसका एक्स फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक्स फैक्टर 3 है तो मैं क्या कहूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, उसका मोलर मास, ये लीजिए, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है 27, एक्स फैक्टर कितना है 3 यहां, तो 9 इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। ये लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये मैंने निकाल दिया है 9। अब ये मुझे यहां काम में लेना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मास इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। बताओ कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ है 27 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना है 9। इसको सॉल्व करोगे तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। ये मैंने आपको पहला सवाल, पहला एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया है। पहला एग्जांपल हमारा हो चुका है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड। करेक्ट, बात समझ में आ गई सभी को। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, कितने ग्राम एटम्स एल्यूमिनियम के बन रहे हैं, ये हमारे को पता करना है। तो देखो ध्यान रखना, अगर ग्राम एटम्स की बात होती है कि कितने ग्राम एटम्स एल्यूमिनियम के बन रहे हैं, तो ग्राम एटम मोल को ही कहते हैं। एटम्स के लिए बस मोल की जगह ग्राम एटम्स बोला जाता है, मॉलिक्यूल की जगह मोल को ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, और आयनिक सॉलिड के लिए फॉर्मूलों के लिए मोल को ग्राम फॉर्मूलाज बोला जाता है। तो ग्राम एटम भी मोल ही है, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल ही है, ग्राम फॉर्मूला का मतलब भी मोल ही है। तो एक्चुअली हमसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, एक्चुअली ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम लोग। अगर हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड ये पूछा गया है तो बताइए हम क्या जानते हैं, मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये लीजिए, मोल का मतलब ही क्या है, दैट इज द ग्राम एटम। तो मैं ये कह दूं एटम्स के लिए मोल का मतलब ग्राम एटम्स होता है, और मॉलिक्यूल्स के लिए मोल का मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स होता है। तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज 27 ग्राम, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज आल्सो 27, यानी आंसर आ गया 1 ग्राम एटम इज द आंसर, या कह दूं 1 मोल इज द आंसर। ये लीजिए, ये सेकंड सॉल्यूशन भी मैंने आपको करके बता दिया है। अब मैं थर्ड सॉल्यूशन पे आता हूं, और इस थर्ड को भी मैं डिस्कस कर लूं आपसे। देखिए सॉल्यूशन थर्ड, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए इसमें हमसे पूछा गया है थर्ड में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, और चौथे में देखें तो हाउ मच फैराडे आर यूज्ड। ओहो, हाउ मच फैराडे आर यूज्ड या हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, ये तो दोनों ही चीजें बहुत आसान है। आसान कैसे है, बिकॉज हम एक चीज जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है तो उसके लिए 1 फैराडे चाहिए। अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उसके लिए 2 फैराडे चाहिए, और अगर किसी भी सब्सटेंस का 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है तो उसके लिए 3 फैराडे हमारे को चाहिए। तो कहिए अगर मैं सॉल्यूशन 3 से पहले सॉल्यूशन 4 की बात कर लूं तो हमारा तो मामला बैठ गया
कैसे बैठ गया? बताइए कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है? दैट इज 3 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे को एल्यूमिनियम मिल रहे हैं। कितने एल्यूमिनियम मिल रहे हैं? 3 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम हमारे को मिल रहे हैं। और अगर 3 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम हमारे को मिल रहे हैं तो बताइए एक्चुअली में हमारे को कितना फैराडे चार्ज चाहिए? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 2 फैराडे, और 3 ग्राम इक्विवेलेंट अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो इट रिक्वायर्ड 3 फैराडे। तो सॉल्यूशन 4 का आंसर आएगा 3 फैराडे। लो भैया, अगर ये 3 फैराडे आ गया, ओहो, अगर 3 फैराडे आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। कैसे आ गया? 1 फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 फैराडे का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 इंटू आवागाद्रो नंबर, यानी कि 3 इंटू 6.023, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू आवागाद्रो नंबर। और 3 इंटू आवागाद्रो नंबर का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आ गई मेरी बात समझ में? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को चाहिए। तो 3 फैराडे से मैंने आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बिकॉज हमारे को फैराडे में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन पता है। तो मैंने ये पहले 4 सवाल आपको सॉल्व करके बता दिया इसके। ठीक है, तो देखिए थर्ड भी हो गया और फोर्थ भी हो गया। थर्ड भी सॉल्व करके बता दिया है मैंने, फोर्थ भी मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आता हूं फिफ्थ पे। हाउ लॉन्ग डिड करंट पास? आपको बताना है कितने समय तक ये करंट पास हुआ, यानी टाइम हम लोगों को देखना है। तो देखो टाइम निकालते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैं किस फॉर्मूले को काम में लूंगा? तो मैं ये कह दूं सॉल्यूशन 5। हमारे को पता है W = M अपॉन NFIT होता है। W कितना है? 27 ग्राम, मोलर मास 27, N की वैल्यू 3, फैराडे 96,500। और कितना करंट हमारे को सवाल में दे रखा है, आओ हम देख लें। 0.5 एम्पियर हमारे को करंट दिया हुआ है। तो 0.5 एम्पियर मैं यहां पे रख देता हूं और दैट इज मल्टीप्लाई बाय टी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा। तो टी = 27 इंटू 3 इंटू 96,500, दैट इज डिवाइडेड बाय 27 इंटू 0.5, ये टी हो गया। और आगे इतने सेकंड्स हो गए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो टी आएगा ये कुछ ना कुछ तो आएगा, इतने सेकंड्स आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने आपको 5वां पार्ट भी इस सवाल का सॉल्व करके बता दिया है। दैट इज द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व करके समझा दिया है। अब मैं लेता हूं इसका सॉल्यूशन 6, यानी कि छठे एग्जाम्पल को मैं जरा सॉल्व करता हूं। देखिए 6 क्या है एग्जाम्पल, और इसको भी पढ़ लेते हैं। हमसे 6 में ये पूछा है हाउ मैनी लीटर ऑफ Cl2 will liberate, कितनी वॉल्यूम Cl2 मतलब हाउ मेनी लीटर ऑफ Cl2 will liberate। अब देखो, अब एक तरीका शॉर्टकट सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो शॉर्टकट, राइट, या पहले तो चलो फॉर्मूला बेस्ड फिर शॉर्टकट। पहले तो फॉर्मूला बेस्ड, हमारे को कितने लीटर Cl2 निकालनी है, यानी एनोड पर जो डिपॉजिट हो रहा है वो निकालना है, और हमें कैथोड पे जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट पता है। तो कल मैंने आपको मेथड नंबर 8 सिखाया था, याद करो। ये रहा हमारा मेथड नंबर 8। लीजिए ये 8th नंबर। हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमारे को एक तरफ का अमाउंट दिया गया है, दूसरे तरफ का वॉल्यूम पूछा है, हम आराम से निकाल सकते हैं इस और इस रिलेशन से। इज इट क्लियर? इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। देखो निकालता हूं मैं, ये लीजिए। हमारे को पता है कि W × N अपॉन मोलर मास, दैट शुड बी इक्वल टू द
वॉल्यूम इन लीटर एन अपॉन 22.4 लीटर। W कितना निकल रखा है 27, एन की वैल्यू 3 है हम जानते हैं, मोलर मास 27 है, वॉल्यूम इन लीटर हमारे को निकालना है। Cl2 के लिए एन की वैल्यू 2 होती है और ये 22.4 हो गया। 27 से 27 कट गया, वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 22.4 इंटू 3/2, तो वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू 33.6 लीटर इज द आंसर। लीजिए, ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको सॉल्व करके बता दिया है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड सिखा दिया है। क्लियर? अब मैं इसी को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता था, बहुत आसान तरीके से कर सकता था, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। और जो मैं तरीका सिखा रहा हूं, याद रखना, वो तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र मतलब शस्त्रों में एक शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र, और वो उसी के लिए फायदेमंद है जिसको मोल, ग्राम इक्विवेलेंट, मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, इनमें कभी कोई समस्या नहीं आती, वो इनमें बड़ा स्मूथली चलता है। उसके लिए चीज बहुत काम की है। क्या? हमें पता है यार, हमें पता है एक एनोड था एक कैथोड था, ये एनोड के ऊपर Cl2 और इसके ऊपर एल्यूमिनियम, ये चीज आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लगे हुए तो दोनों एक ही बैटरी से हैं, और वो बैटरी करंट कितना दे रही है 3 फैराडे। तो एक बात बताओ, 3 फैराडे से एल्यूमिनियम कितना आया कैथोड के ऊपर 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक बात बताइए मुझको कि अगर 1 फैराडे देता तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर चले जाओ, कुछ भी डिपॉजिट हो रहा हो, आपको सब जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलता। अगर 2 फैराडे बैटरी देती है तो सब इलेक्ट्रोड पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलते। और अगर ऊपर से 3 फैराडे गई है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गई है सभी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो सभी पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना। यही तो सीखा है हमने 9th नंबर केस के अंदर, या कह दो फैराडे सेकंड लॉ, यही तो होता है। तो ऊपर से अगर 3 फैराडे गई है और एल्यूमिनियम का 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कैथोड पर हो रहा है, तो जरूर एनोड पर क्लोरीन का भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा ना। हम कहेंगे यस, क्लोरीन का 3 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा सा ये सवाल ऐसे लिख देता, हाउ मेनी लीटर ऑफ Cl2 विल लिबरेट। निकालते हैं लीटर। पहले तो मैं ये कह दूं, लीटर शीटर तो समझते नहीं, पर इतना समझते हैं कि अगर एल्यूमिनियम के 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए हैं, पहले का आंसर 3 ग्राम इक्विवेलेंट था, तो अगर एल्यूमिनियम 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है तो Cl2 भी 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है। ये लीजिए, इतना ही डिपॉजिट हुआ है। अब मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन क्या होता है, आओ उस रिलेशन की बात करता हूं। रिलेशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल इनटू एक्स फैक्टर। बताइए, आपको Cl2 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले 3, तो कितने मोल मिलेंगे, मोल इनटू Cl2 का एक्स फैक्टर कितना हो गया 2। अरे 2 ही तो चलेगी एन की वैल्यू Cl2 के लिए। कैसे? 2 क्लोराइड के ऑक्सीडेशन से Cl2 बनता है, तो क्लोराइड के लिए एक्स फैक्टर 2 ही चलेगा। अरे ये बात समझ में, क्योंकि Cl2 मिली ना हमारे को, Cl2 2Cl माइनस से Cl2, तो N की वैल्यू 2, राइट। तो ये 2 लिख दिया मैंने। तो बताइए कितने मोल मिल गए, इसका मतलब हमारे को 3/2 मोल Cl2 ऑब्टेन हो गई। कोई पूछे कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिली, 3 ग्राम इक्विवेलेंट मिली Cl2। कितने मोल मिली, 3/2 मोल Cl2 ऑब्टेन हो गई। अरे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो बताइए 3/2 मोल का वॉल्यूम 3/2 इंटू 22.4 लीटर मिल गई, यानी कि 33.6 लीटर मिल गई। ये लीजिए, ये मैंने सीधा सीधा सा लीटर कैलकुलेट कर लिया, और इसी चीज को मैं इधर बड़े आराम से फॉर्मूले से सॉल्व करता आया हूं। तो यार मैंने तो दोनों ही चीजें सिखा रखी है आपको, फॉर्मूला सिखा रखा है, फॉर्मूले से सॉल्व करके दे दिया मैंने तुम लोगों को, और मैंने तो ये ट्रिक भी सिखा रखी है कि अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको एल्यूमिनियम के पता है तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Cl2 के आएंगे। उस ग्राम इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट कर लो और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये काम वही कर पाएगा जिसको मोल और ग्राम इक्विवेलेंट का आपस में कन्वर्जन आता है, जो ये समझता है बातें छोटी छोटी सी, और जो नहीं समझता वो उसके लिए ये मेथड रहा। आराम से स्मूथली आप इस मेथड को सॉल्व करो। देखो आखिर के अंदर आए तो यही ना,
अरे ये चीज मैंने ऐसे निकाली और यही चीज मैंने देखो यहां ऐसे निकाल दी। 3 ग्राम इक्विवेलेंट था, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर दिस, ये लीजिए 3/2 मोल, और मोल की जगह मैंने 22.4 लीटर लिख दिया तो ये लीटर आ गया। ये लीजिए, इस तरीके से ये सवाल हमारे को सॉल्व करना था। ये मैंने आपको सभी सवाल सॉल्व करके दे दिए हैं। ये लीजिए, उतार लो फटाफट। देखिएगा अब आप लोग एक बार, ये जो तरीका मैंने काम में लिया है शॉर्टकट वाला, ये शॉर्टकट वाला, अब मैं अगला जो सवाल लेने वाला हूं वो शॉर्टकट से ही सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि हमारे को एक चीज पता है कि अगर किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिपॉजिट हो रहे हैं ये पता है, तो याद रखना उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जितने भी सेल सीरीज में लगे हुए हैं और उस पे जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे जिस किसी एक के ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमारे को पता होते हैं तो किसी एक का ग्राम इक्विवेलेंट पता कर लो कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट इस इलेक्ट्रोड पर है, तो याद रखना एक सेल अगर है से केवल तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, और कई सेल अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उन सेलों के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट सबके ऊपर बराबर होंगे। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता लग गए किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के, तो आपको एक तरह से सभी के मोल पता है, आपको सभी के ग्राम पता है, सभी के वॉल्यूम पता है, ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो फिर फैराडे पता है तो कूलाम पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, हर चीज पता है, ऑन टिप्स पता है। केवल कैलकुलेशन किसके लिए करनी पड़ती है? टाइम के लिए, क्योंकि टाइम का क्या करना ही पड़ेगा ना, टाइम वाले सवाल में ही टाइम कंज्यूम होगा, बाकी तो सारे सवाल ऑन टिप्स हो जाएंगे। और मैं अब ऐसा ही एक सवाल लेके आप लोगों को समझाता हूं कैसे शॉर्ट ट्रिक से हमारे को सवाल करना होता है। देखिए एक सवाल ये आपके सामने रहा, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 710 gram of Cl2 by electrolysis of concentrate solution of NaCl. Calculate the क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हो सकता है आपको ऑप्शन फैराडे में दे दे, कूलाम्ब में दे दे, किसी में भी दे दे, कोई बात नहीं। हमारे को पता है कितना डिपोजिशन हुआ, 710 ग्राम ऑफ Cl2। तो देखो ये सवाल मैं ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताता हूं, ट्रिक से आप देखेंगे कि कितने आसानी से ये स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में हम फॉर्मूले लगाते रहेंगे, मैं फॉर्मूले से भी करके बताऊंगा, ट्रिक से भी करके बताऊंगा, दोनों चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि आज मेरा उद्देश्य है फॉर्मूले से सॉल्व करना नहीं, वो तो आगे आप लोगों को, मेरे को तो जो छोटी छोटी सी माइनर चीजें हैं अगर वो क्लियर है तो कितनी स्मूथली हम सवाल को सॉल्व कर जाते हैं, ये सिखाना आज मेरा इंटरेस्ट है। देखो पहले सवाल को जरा मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए सवाल क्या है, सवाल कुछ ऐसा है, ये लीजिए ये कोई सेल है, बिल्कुल भाई, और इस सेल के अंदर मैंने कहा ये इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इलेक्ट्रोड्स बैटरी से कनेक्ट हैं, और यहां ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एक एनोड है और एक कैथोड है, और ये लीजिए ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर बताइए कौन है, इस सॉल्यूशन में है कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है ये है कंसंट्रेट NaCl, और कंसंट्रेट NaCl का क्या करवाया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बताओ कंसंट्रेट मतलब वाटर तो है, तो H प्लस है, OH माइनस है, और Na प्लस है और Cl माइनस है। लीजिए हुआ क्या है इसके अंदर, जरा वो देखो, इसके अंदर हुआ है कि ये जो क्लोराइड है इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, OH माइनस और क्लोराइड में से क्लोराइड जाएगा और H प्लस और Na प्लस में से H प्लस जाएगा, वी नोज वेरी वेल, और सॉल्यूशन में NaOH रह जाएगा, सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, NaOH रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आप समझो भाई समझो। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई H प्लस और Cl माइनस में से ये जो क्लोराइड है, ये लीजिए ये तो एनोड पर गई
और क्या बना दिया इसने, Cl2। ये तो क्लोरीन गैस लिबरेट कर रहा है। और जो H+ आयन है ये कहां जाएगा, कैथोड के ऊपर, और क्या बना देगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा। और हमसे क्या दिया गया है सवाल में साफ साफ कहा गया है कि जो क्लोरीन लिबरेट हो रही है यहां गैस, वो कितने ग्राम लिबरेट हो रही है, 710 ग्राम लिबरेट हो रही है। 710 ग्राम लिबरेट हो रही है। मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है अभी, क्या पूछ रहा है मुझसे, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो स्टडी कर रहा हूं इसके अंदर आराम से। जो सवाल दिया था मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया कि यहां सॉल्यूशन के अंदर H+OH- Na+Cl- आयन थे, बिल्कुल थे। इसके अंदर मैंने क्वालिटेटिव स्टडी करी, OH- और Cl- में से कौन जाना चाहिए, Cl-, ये एनोड पर चला गया, Cl2 बन गई। और Cl2 कितनी दी है सवाल में, देखा 710 ग्राम दे रखी है अमाउंट। और यहां कैथोड के ऊपर कैटायन H+ चला गया और H2 गैस बनाएगा। कितनी बनेगा, क्या बनाएगा, अभी कुछ नहीं पता। और सॉल्यूशन में क्या रह गया, सॉल्यूशन में क्या रह गया, सॉल्यूशन के अंदर ये NaOH बनता चला जा रहा है। जैसे जैसे H और Cl जाते चले जाएंगे सॉल्यूशन में NaOH बनता चला जाएगा। बताओ, ये तो हुई अपने सवाल का रिप्रेजेंटेशन। सवाल एक्चुअली है क्या, अब क्या पूछा है मतलब ही नहीं है मुझे, मैं तो ऐसे ही आपसे थोड़ी वार्तालाप कर लेता हूं, इसको स्टडी कर लेता हूं, क्वालिटेटिव कर चुका, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव भी कर लेता हूं, फिर सवाल को देखेंगे हम लोग। क्लियर, हो सकता है सवाल सॉल्व ही हो जाए केवल एक वार्तालाप से। तो देखो, करते हैं एक वार्तालाप। देखो, मेरे को बताओ, मेरे को केवल यह पता करना है कि जो Cl2 का 710 ग्राम यहां डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रही है जो गैस यहां, एक्चुअली वो कितनी है, वो है WCl2 बराबर 710 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मोल निकालो इस Cl2 के, अगर मैं आपसे कहूं इस Cl2 के जरा मोल निकाल दो, तो 710 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे तो बताइए मोल ऑफ Cl2 कितना हो गया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। Cl2 का मोलर मास ये होता है, यानी कि 10 मोल है। राइट, कितने मोल है Cl2, 10 मोल। इसका मतलब अगर मैं कह दूं Cl2 710 ग्राम है, तो इसका मतलब एक्चुअली Cl2 10 मोल Cl2 लिबरेट हो रही है। इसी को मैं ये कह सकता हूं 710 ग्राम लिबरेट हो रही है, नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं 10 मोल Cl2 लिबरेट हो रही है। बहुत अच्छी बात। अब हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल इनटू एक्स फैक्टर होते हैं। मेरे को पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इक्वल्स टू मोल ऑफ Cl2 इंटू एक्स फैक्टर होता है। देखो, याद रखना, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ऐसी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि लिखनी पड़े, सब वर्बली चल रही है चीजें। राइट, दैट शुड बी इक्वल्स टू मोल ऑफ Cl2 कितने हैं, 10। और Cl2 के लिए एक्स फैक्टर तो हमें पता है, Cl2 के लिए एक्स फैक्टर क्लोराइड से Cl2 बन रहा है, n की वैल्यू 2 होती है, तो ये 2, अरे दैट शुड बी इक्वल्स टू द 20 ग्राम इक्विवेलेंट। ओहो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज 20। इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो लिख रहा हूं 10 मोल Cl2, अरे उस 10 मोल Cl2 का मतलब और क्या हो गया, 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। और मेरा एम था कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस एनोड के ऊपर एक्चुअली Cl2 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए हैं यह पता मैं कर लूं। हो गया पता, कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 20 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए हैं। तो एक बात बताओ, अगर 20 ग्राम इक्विवेलेंट यहां डिपॉजिट हुआ है Cl2 का, तो बताइए उसी वक्त यहां H2 का कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो मैं कहूंगा H2 का भी 20 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट होगा। इसका भी कितना, 20 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट होगा। दैट्स ऑल। अब मुझे बताओ एक चीज और जो मैंने अभी आपको बताई थी, और मैं बोलता हूं कि अगर यहां इसके अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट गए उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके अंदर गए।
उतने ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर भी डिपॉजिट होंगे। याद रखना, जितने ग्राम इक्विवेलेंट एनोड पर गए, जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पर डिपॉजिट हुए, अगर कोई काउंटर आयन से नई स्पीशीज बन रही है तो याद रखना सॉल्यूशन में उस स्पीशीज के ग्राम इक्विवेलेंट भी उतने ही बन गए जितने ग्राम इक्विवेलेंट यहां उनके कॉरस्पॉन्डिंग काउंटर आयन ने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होकर सब्सटेंस बना दिए। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट Cl2, जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2, अरे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH के बन गए रे। 20 ग्राम इक्विवेलेंट यहां NaOH के भी बन गए, 20 ग्राम इक्विवेलेंट यहां NaOH के भी बन गए हैं, याद रखिएगा। लो जी भैया, सारी कहानी सॉल्व कर डाली मैंने। तो 20 ग्राम इक्विवेलेंट यहां Cl2 के पता कर लिए, तो 20 ग्राम इक्विवेलेंट ही H2 के, 20 ग्राम इक्विवेलेंट ही NaOH के। आई बात समझ में? सबके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल डाले मैंने। अब अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट पता तो मुझे सबके मोल पता, मोल में कन्वर्ट कर लूंगा तो मुझे सबके मास पता, मुझे सबके वॉल्यूम पता, सब कुछ पता। और चार्ज की अगर बात करें तो एक बात बताओ यार, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 फैराडे, तो 20 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 20 फैराडे। लो जी, पहला सवाल तो सॉल्व कर दिया हमने। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू दिस, तो हम कहेंगे आंसर इज 20 फैराडे। तो मैं ये कह दूं, पहले का आंसर तो आ गया, लीजिए 20 फैराडे। लीजिए पहला तो मैंने सॉल्व कर दिया 20 फैराडे, 20 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 20 फैराडे हो गया सॉल्व। अब मैं आगे आता हूं और क्या पूछ डाला, what weight of NaOH and what volume of H2 gas is obtained during this process। यानी NaOH का तो कितना वेट और H2 गैस का कितना वॉल्यूम लिबरेट हो रहा है। लो जी, अभी कर देता हूं मैं। देखो इधर हमारे को ये पता है, अरे चाहे NaOH हो और चाहे Cl2 हो, अगर NaOH है, ये लीजिए दूसरा पार्ट सॉल्व हो रहा है, और चाहे H2 है, ये लीजिए कोई भी है, हमें पता है यार, ग्राम पूछे चाहे वॉल्यूम पूछे, ये सब तो बाद की बातें हैं। पहले तो मैं लिख दूं इसका कितना आ चुका है 20 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका भी कितना आ चुका है 20 ग्राम इक्विवेलेंट। लीजिए अब आप इस 20 ग्राम इक्विवेलेंट को मोल में लेके जाओ तो बताओ यार NaOH का एक्स फैक्टर कितना होता है। NaOH का एक्स फैक्टर 1 होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल इनटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर की वैल्यू 1, इसका मतलब 20 मोल, NaOH का 20 मोल। और बताओ मोल को अब आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, 40 ग्राम होता है इसका मोलर मास, तो कितना हो गया ये 20 इंटू 40 इक्वल्स टू 800 ग्राम। लो जी आंसर, NaOH वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर 800 ग्राम बन जाएगा। अगर यहां पर 710 ग्राम Cl2 गई ना, तो यहां 800 ग्राम NaOH आ चुका है, राइट, जो मैंने आराम से ग्राम इक्विवेलेंट से पता कर लिया। ठीक है, अब बताओ 20 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर H2 का है, अरे तो अगर H2 का 20 ग्राम इक्विवेलेंट है तो कितने मोल है, तो हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एक्स फैक्टर। H2 का एक्स फैक्टर क्या है, तो 2H प्लस से H2 बनता है, तो एक्स फैक्टर 2, वो 2 से डिवाइड होगा तो 10 मोल H2 आएगी। लीजिए 10 मोल H2 गैस आ गई, और 10 मोल H2 गैस का मतलब अरे कितना वॉल्यूम हो गया, 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 10 मोल का 224 लीटर। ये लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर डाला ग्राम इक्विवेलेंट से। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज 20 ग्राम इक्विवेलेंट से मेरे को 20 ग्राम इक्विवेलेंट दिख रहे थे, सीधे मेरे को 20 ग्राम इक्विवेलेंट से ये 20 मोल इंटू 40 बराबर 800 ग्राम दिख रहा है, और इसके 20 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 10 मोल दिख रहा है, 10 मोल का मतलब 224 लीटर मेरे को आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये था ग्राम इक्विवेलेंट का कांसेप्ट। तो आपने देखा, मैंने जैसे ही किसी
एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी अमाउंट मुझे दिया गया था उससे मैंने ग्राम इक्विवेलेंट पता किया तो मुझे सबके ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही मानने थे। ग्राम इक्विवेलेंट मुझे पता है तो मुझे सब कुछ पता है। ये तो हुआ ट्रिकी सॉल्व, और बाकी फॉर्मूले से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर ग्राम पता है तो फैराडे वगैरह निकाल लेना, और आपको एक इलेक्ट्रोड का अमाउंट पता होता है तो दूसरे इलेक्ट्रोड का अमाउंट भी आप पता कर लोगे और सॉल्यूशन भी उसी स्टाइल से आप सॉल्व कर लोगे, जो कि मैंने आपको ट्रिकी मैनर से सिखा दिया है। उतारेंगे आप लोग। चलिए, ये मेथड्स वगैरह आप लोग ले लोगे काम में, ठीक है। चलिए देखो, ये फर्स्ट लॉ की जो एप्लीकेशंस थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, हमने फॉर्मूले भी सीख लिए और आखिर में हमने इस पूरे कंसेप्ट को एक ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे ले आए, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट पर इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस को ले आए और देखा अगर हमें एक इलेक्ट्रोड पर कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई भी एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, अगर उसके हमारे को ग्राम इक्विवेलेंट पता है, अगर उसका अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट में पता है, तो हमारे को सब कुछ पता है। और आप हमेशा कोशिश करें सवाल को इस अप्रोच से सॉल्व करने की, क्योंकि ये स्पीड देता है कैलकुलेशन में, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। बाकी हमारे पास मैथड्स हैं, सारे फॉर्मूलेज हैं, अगर इससे नहीं बैठता, आप लोगों का इतना नहीं हो पा रहा स्पीड, तो आप फिर फॉर्मूलों को काम में लेते हुए सवाल को सॉल्व कर लो। बस इस मेथड को अगर आप यूज में ले रहे हो, शॉर्टकट को, स्पीड वाले को, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, यानी सही वैल्यू ऑफ एक्स फैक्टर रखनी आनी चाहिए, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात हुई हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की। अब मैं लेता हूं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, इसको जरा समझें। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में यह कहा जाता है कि यदि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, जो कि एक सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के अंदर होता है। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। एक तो ये इस तरीके से बोला जाता है। क्या कहा मैंने जो कहा उसको मैं एक बार लिख देता हूं, आप भी लोग भी उतार लीजिए। इफ सेम amount of electricity, if same amount of electricity is passed if same amount of electricity is passed through different electrolytic cell, passed through different electrolytic cell connected in series, then weight of substance deposited on electrode तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज, देन mass of the substance या weight of the substances deposited on electrode are in the ratio of their equivalent mass.
रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। एक तरीका तो ये होता है फैराडे सेकंड लॉ को कहने का। क्लियर? एक तरीका और होता है जिसमें हम फैराडे सेकंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है वो भी जरा आप लोग देख लें। सेकंड, या इसी को मैं और कैसे कह सकता हूं कि इफ सेम अमाउंट of electricity, same amount of electricity is passed if same amount of electricity is passed through different electrolytic cell, different electrolytic cell connected in a series, then number of gram equivalent of substance, number of gram equivalent of substance, number of gram equivalent of substance at different electrode, या at all electrodes कह देता हूं ना, number of gram equivalent of substance at all electrode will be same, ये हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर? और ये सब चीजें हमने फर्स्ट लॉ के साथ ही एप्लीकेशन के अंदर पढ़ ली थी। क्लियर? अब इसको मैं अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लीजिए, ये हमने कुछ सेल ले लिए, 2-3 सेल मैंने आपस में एक सीरीज में जोड़ दिए, ये लीजिए, राइट? ये लीजिए, ये इनके इलेक्ट्रोड्स ले लिए मैंने, क्लियर? और इलेक्ट्रोड्स को आपस में हमने जोड़ दिया, और ये आपस में एक बैटरी से कनेक्ट हो गए, ये लीजिए, करेक्ट? अब इसके अंदर सॉल्यूशंस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है? अब सभी के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है वो बराबर हो रही है। अब हम ये जानते हैं कि जो W इक्वल्स टू होता है दैट इज द M/NFIT होता है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर इक्वल्स टू ये E हो गया, तो E इंटू IT अपॉन F, ऐसे भी कह सकता हूं, ये लीजिए। अब आप बताइए IT अपॉन F क्या हो गया? कांस्टेंट है, बिकॉज सेम बैटरी से सब जुड़े हुए हैं, तो IT अपॉन F कांस्टेंट रहेगा सभी सेल के लिए, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E हो जाएगा। यही तो कह रहा हूं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि W1 रेशो W2 रेशो W3, यानी इन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं, एक्चुअली उन सब्सटेंस का जो वेट का रेशो है, मास का रेशो है, वो वही होगा जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशो है, जो उनके इक्विवेलेंट मास का रेशो है। या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E, यानी W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। यही तो है, जो वेट का रेशो है वही उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशो है, यानी जिस वेट के अंदर वो रेशो होगा, जिस रेशो में उनका वेट होगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट का ही रेशो होगा। ये बात हुई आपके पहले टाइप के स्टेटमेंट की। अब मैं इसी को दूसरे टाइप के स्टेटमेंट से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। आओ उसकी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां
W इक्वल्स टू E अपॉन या E इंटू आई टी अपॉन एफ हो गया, या मैं ऐसे कह सकता हूं W अपॉन E इक्वल्स टू आई टी अपॉन एफ हो गया, या मैं इसी को कह सकता हूं आई टी अपॉन एफ जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू W अपॉन E, और W अपॉन E क्या होगा, W अपॉन E मास इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, दैट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही होता है। तो देखो अपना सॉल्व हो गया एक तरीके से। सेकंड स्टेटमेंट भी यही तो है कि अगर ये जो सेल जो आपस में एक सीरीज में जुड़े हुए हैं सेम बैटरी से, अगर इस बैटरी का IT अपॉन एफ सेम है, यानी IT अपॉन एफ सभी सेल के ऊपर बराबर लग रहा है, तो अगर ये वैल्यू सेम है तो सभी पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होंगे। अगर IT अपॉन एफ 1 फैराडे है तो सभी पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, अगर IT अपॉन एफ ऊपर से 2 फैराडे गया तो सभी पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, IT अपॉन एफ ऊपर से 3 फैराडे चल रहा है तो सभी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सब्सटेंस के 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। यही मैंने आपको सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट जो कहा था वो बताया है, यानी अगर IT अपॉन एफ सेम है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इन डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन द सीरीज, देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ऑल इलेक्ट्रोड विल बी द सेम, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। और इस सब चीज को तो मैंने फर्स्ट लॉ में ही आपको 9th पॉइंट के अंदर 9th केस में समझा दिया था, करेक्ट। ये बात हुई आपके सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की। अब आप लोगों को जो 9th वाला पॉइंट है और जो 10th वाला पॉइंट है, और जो मैंने कहा था कि जिसमें टंकी भर ऑफ फैराडे मतलब कुछ अमाउंट दिया गया है और कंप्लीट उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया है, तब कितने फैराडे वगैरह चाहिए, इस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को ये एक सवाल दिया है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास आपको इनके आंसर्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, हमारे बीच में डिस्कशन होगा। ये मैंने आपको आज इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पहले एंट्री लेंगे कंडक्टेंस के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कंडक्टेंस में पढ़ाऊं आगे जाके, और उसमें जो कंसेप्ट मैं काम में लूंगा उनमें कुछ डाइल्यूशन का और कुछ मिक्सिंग के कंसेप्ट्स हैं। तो पहले हमारे बीच में टॉपिक जो डिस्कस होगा वो डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ये डिस्कस होगा, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस वाले पार्ट को। तो कल की क्लास बेसिक क्लास रहेगी जिसमें हमारा डाइल्यूशन और मिक्सिंग के कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। ये क्लियर होने के बाद फिर हम लोग अगली क्लास में कंडक्टेंस वाला पूरा पार्ट, मोलर कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह, ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक स्ट्रेंथ ना, एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इन सब की चर्चाएं हम लोग आगे जाके करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।